एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक हो चुके हैं पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक आपने कर लिए होंगे। तो 7वां देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों, सिद्ध करना है। ठीक है, पहली बात तो किसी कॉलेज के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, मतलब ए क्या है? ए क्या है? कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, मतलब कॉलेज की पुस्तकालय, उसमें जितनी भी पुस्तक है उनका समुच्चय। ठीक है, मतलब एक तरह का बहुत बड़ा समुच्चय है। और जो संबंध दिया गया है आपको आर, वो क्या दिया गया है? एक्स वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। पुस्तकों का समुच्चय है तो इसका मतलब एक्स और वाई क्या होंगे? पुस्तक होंगी। ठीक है, समझा बहुत अच्छे से। क्या कह रहे हैं? देखो, समस्त पुस्तकों का समुच्चय है, यहां जो संबंध दिया जा रहा है वो एक्स और वाई में पेजों की संख्या। तो पेज किसमें होते हैं? पुस्तक में। तो एक्स और वाई यहां पर क्या होंगे? पुस्तक होंगी। ठीक है, तो एक्स और वाई मतलब दो जो हम पुस्तकें ले रहे हैं एक्स और वाई, उनमें क्या संख्या समान है? पेजों की संख्या समान है। तो हमें सिद्ध ये करना है कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, अब हमारा सीधा ये नहीं दिया गया है कि स्वतुल्य चेक कीजिए, सममित चेक कीजिए, संक्रामक चेक कीजिए। अब वो ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध नहीं है, ये बताना है आपको। तो सिद्ध करने के लिए तुल्यता संबंध है तो उसके लिए हमें स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों को सिद्ध करना होगा, तभी तो हम कहेंगे कि ये तुल्यता संबंध है। एक बात समझ में आ गई कि तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आएगा तो ये तीनों सिद्ध करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात आती है थोड़ी सी अलग से, समझना इस बात को कि अगर वो कह दें कि जांच कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं, ये भी तो आ सकता है। तो जांच करने का मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले सुनो, अगर तुल्यता संबंध हो सकता है तो हमें तीनों को सिद्ध करना होगा। अगर तुल्यता संबंध नहीं हो सकता है तो नहीं का मतलब क्या है? अब वहीं फंस जाओगे। अगर वो ये कह देगा कि तुल्यता संबंध नहीं है, या फिर सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध नहीं है, या चेक करना है तुल्यता संबंध है या नहीं, तो जब करना होगा सिद्ध तो तुम बता देंगे कि हाँ तीनों सिद्ध है, इसलिए तुल्यता भी है। अगर नहीं के चांस बनने होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों ही नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही क्या? कि अगर मान लो सिद्ध करने के लिए कहेंगे कि तुल्यता संबंध नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तीनों को नहीं सिद्ध करना है, कोई एक चेक करना होगा, तब फंस जाते हैं। अगर मान लो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक में से कोई भी एक संबंध नहीं होता है तो तुल्यता भी संबंध नहीं होगा। मतलब एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं और तीनों भी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब उनको भी देखेंगे कि कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। प्रश्न आपने पढ़ लिया है तो हमको तीनों करनी है। चलिए देखते हैं। तो x, y स्वतंत्र के लिए x, x बिलोंग्स टू r, x, x r में अवयव होगा। क्यों? क्योंकि एक जो पुस्तक है वो अपने ही पेजों की संख्या पर समान होगी कि नहीं होगी। ये सवाल ऐसा हो गया जैसे कि मोहल्ले में रहते थे, एक स्थान पर कार्य करते थे, वैसा ही हो गया एक तरह से। ठीक है, तो x तथा x में पेजों की संख्या कैसी हुई? समान, इसलिए आता है r क्या है? स्वतंत्र है। सममित, जब x तथा y में वही क्वेश्चन देखो, लगभग वही लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, उसको देख सकती है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है, x, y लिए मैंने, r में है x तथा, इसका मतलब क्या है? x और y में पेजों की संख्या समान है। तब हमें सिद्ध करना है कि y और x में भी होगी। तो x तथा y को मैं y तथा x लिख सकता हूं। जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो y और x में भी समान होगी। तो y को मैं x किस में होगा? r में, इसलिए r क्या है? सममित। ठीक है, संक्रामक, x, y मैंने r में ले लिया, y, z भी किस में लिया? r में। मतलब x तथा y में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में पेजों की संख्या समान है। हो सकती है एक पुस्तक की पेज में, जैसे एक पुस्तक में पेज मान लो 500 है तो y में ही 500 है, तो y भी किसी दूसरे के बराबर हो सकता है ना। इन तीन पुस्तक की संख्या क्या हो सकती है? समान हो सकती है, कई सारी हो सकती है, लेकिन बात उसकी नहीं हो रही यहाँ पे।
होगी कि नहीं होगी ये मतलब नहीं है, हम ऐसे लेते हैं जो होती है। तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में पेजों की संख्या समान है, तो x और z में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो x, z R में होगा, R क्या है, संक्रामक है। तो इस प्रकार R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः R एक क्या संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। अब पहले यहां तो लिखते थे, लेकिन हमें तुल्यता बोला गया तो अतः करके आपको एक लास्ट लाइन लिखनी है कि अतः R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। मैं आपको जितनी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, फुल मार्क्स के लिए, फुल मार्क्स के लिए आपको ऐसे ही करना होगा। मैं फॉर्मेलिटी नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको पूरा सिस्टमेटिकली पूरा ही करवा रहा हूं मैं। ठीक है, आपकी तैयारी चल रही है जैसे कोचिंग में, एग्जाम में, कोचिंग में तैयारी चलती है वैसे ही करवा रहा हूं आपको। आप ये मतलब आप कोचिंग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना हो सकेगा मैं उतना यहाँ पर पूरा ही क्लियर आपको करवा दूंगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं। काफी बड़ा है इसलिए आप थोड़ा सा बुक सामने रखें। ठीक है, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं तो ध्यान से समझना, जो इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूं। ठीक है, जो दिया है करके वो भी है। सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5, मतलब आपको a बराबर समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 दिया गया है। मैं r बराबर a b, r बराबर a b, a माइनस b क्या है, सम है। a माइनस b का जो मापांक है वो क्या है, सम है। जब हमें सम से मतलब है, मापांक से मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब मापांक से बाहर कोई सामान संख्या निकल के आती है वो क्या होती है, प्लस की होती है। ठीक है, तो मेन चीज किससे मतलब है, अंतर से मतलब है। किससे मतलब है, अंतर से मतलब है कि एक संख्या में दूसरी संख्या घटाई जा रही है। चलिए, तो a माइनस बी क्या है, सम, ये दी गई है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। इसका मतलब आपको स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों ही सिद्ध करने होंगे। ठीक है ना, सही बात है ना। चलिए तो सिद्ध कर देते हैं। इसके बाद और भी दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रमाणित कीजिए। प्रमाणित मतलब प्रमाण दीजिए कि एक तरह से सिद्ध करना है आपको कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इतना देख लेते हैं, है ना, फिर उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो संबंध दिया है a माइनस बी क्या है, सम है। ये देखो उस प्रकार का सवाल है ये जो मैंने उसमें आपको उदाहरण में करवाया था शायद, वो क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 1 में करवाया था। वो सवाल था पहले का चौथा। ठीक है, पहले का चौथे नंबर का है x माइनस बी, वाई एक पूर्णांक है, तो वही उसी जैसा है। तो उसको देख लेते हैं। तो आपको पता है सूत्र के लिए स्वयं में से स्वयं घटाएंगे तो हमेशा क्या आता है, 0, तो वो क्या होती है, सम। अब बात आती है सर वो सम कहाँ है, सर वो तो 0 होता है। सम तो हमारी 2 4 6 8 होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखो अच्छे से, सम और विषम का जो अलग अलग बांटा गया है वो 1 से बांटा गया है। ठीक है, संख्या 1 से। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को बांटा गया है। जो 2 4 6 8 जो 2 से विभाजित थी उनको सम में रखा गया है, जो 2 से विभाजित नहीं थी उनको विषम में रखा गया है। अब बात आती है जब 0 को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सम है या विषम है, तो परिभाषा के अनुसार डिसाइड करेंगे। आपको पता है जो 2 से विभाजित होती हैं, जिनमें 2 का भाग जाता है वो क्या होती हैं, सम, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है जाती है वो क्या होती हैं, विषम। तो आपको पता है 0 में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है ना। 0 में सभी का चला जाता है, लेकिन हमें 2 से चेक करना है। तो 0 में 2 से भाग चला जाता है, इसलिए 0 क्या होगा, सम होगा। इसलिए हम 0 को सम की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना 0 सम क्यों है। तो कोई संख्या लेंगे, खुद में से खुद को हटाएंगे तो क्या आएगी, सम आएगी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए को कैपिटल ए में से कोई भी ले लो। मैंने इसमें समुच्चय नहीं बनाए हैं। ठीक है, बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे मतलब खुद सोचो आप। a माइनस बी लेना है, वो भी कैसे लेना, सम। तो 1 में से गया 0 सम है, 2 में से 2 गया 0 सम है, 3 में से 3 गया 0 सम है, 4 में से 4 गया 0 सम है, 5 में से 5 गया 0 सम है। यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 बनेंगे।
फिर एक का 3 से बनेगा, क्योंकि 1 माइनस 3 कितना आता है, -2 आता है, लेकिन -2 का मापांक क्या होता है, +2, तो सम है। एक का 5 से बनेगा, ऐसे उल्टा 3 का 1 से बनेगा, 5 का 1 से बनेगा, फिर 2 का 4 से बनेगा, फिर 4 का 2 से बनेगा, फिर 3 का 1 से बनेगा, 3 का 5 से भी बनेगा, फिर 4 का 2 से बनेगा, 5 का 3 से भी बनेगा, 5 का 1 से भी बनेगा। तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे मैंने कराया था वैसे भी कर सकते हो, पर मैं ऐसे करा रहा हूं, समझो उसको। इससे क्या थोड़ी सी पता पड़ता है, हाँ आपको थोड़ा सा समतुल्य सममित संक्रामक समझ में आ रहे हैं, या आप इनको कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब एग्जामिनेशन जो आपको देने जाते हो, तो वो चेक करने वाला होता है, एग्जामिनर होता है जो चेक करने वाला होता है, उसको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, है ना। 1 2 3 में तो लिख नहीं सकते, जब वैसा ही दिया गया तो बात अलग है, पर उससे भी कर सकते हो, नो टेंशन आप। तो देखते हैं इसको, सममित के लिए a माइनस बी सम है, मान के चलेंगे ना, इसमें ए बी आर में है, ए माइनस बी क्या है, सम है, माइनस से कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, और मॉड में से माइनस जब लगाते तो हट जाता है, तो बी माइनस ए क्या होगा, सम है। सिंपल सी बात मैंने अभी बताई तुम्हें, 1 में से 3 घटाओ या 3 में से 1 घटाओ, ठीक है। 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा, तो -2 का मान कितना होगा, 2 होगा, 3 में से घटाओगे तो 2 आएगा, इसका भी कितना होगा, 2 होगा। कुल मिला के आंसर तो हमारा सेम आएगा, जो कि कैसा है, सम। मतलब हम कैसे ले रहे हैं, कुछ सम भी ले सकते हैं इसमें, ए और बी में, मतलब ये नहीं कि दोनों सम ही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सम संख्याओं का अंतर भी सम होता है, विषम संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, सम होता है, लेकिन सम और विषम का अंतर सम नहीं होता है। क्लियर। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, है ना, क्योंकि वो दोनों विषम है। चलिए अब देखते हैं संक्रामक के लिए, तो b माइनस ए को मैंने ये लिख दिया, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या होगा, सममित है। संक्रामक के लिए देखते हैं, a माइनस बी आर में ले लिया, b माइनस सी भी मैंने आर में ले लिया, हो सकता है ना, जैसे मैंने एक -3 कितना ले लिया, -2, अब मैंने ले लिया 3,5 -2, ठीक है। अब आप खुद बताइए 1 का संबंध 5 से हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 1 - 5 बराबर -4, 4 कैसी है, सम। हमें सम से मतलब है, आंसर से मतलब नहीं है, तो वही लिख दिया मैंने, बस हम यहाँ थोड़ा सा लिख के दिखाएंगे ये और बी में। अब आपको बताया था मैंने पहले के चौथे में, वही बोला मैंने आपसे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है, तो मैंने ये लिख दिया है, इसका जहां जोड़ दिया है, तो b माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस सी, तो a माइनस बी भी क्या होगा, सम। यहां लिख दिया, रीजन कारण लिख दिया है, दो सम संख्याओं का योग भी क्या होता है, सम होता है ना, सिंपल सी बात है। तो a माइनस सी सम में, तो a कॉमा सी भी क्या होगा, r में होगा, तो अतः r क्या है, संक्रामक है। तो इस प्रकार r स्वतंत्र भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो r क्या होगा, एक तुल्यता संबंध है। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट छोटा सा समझने वाला है, बस उसको मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दी है, सिंपल है, दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। इसमें 3 बातें कहेंगे, एक करके देखते हैं। इसमें ये बोला है समुच्चय 1 3 2 3 है ना, सॉरी 1 2 3 लिख गया, 1 3 5 है यहाँ पर, ठीक है, 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। संबंधित का मतलब a माइनस बी करने पर क्या है, सम आए, क्या है, सम। देखते हैं, चलो समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे संबंधित हैं, हमने लिख दिया है। अब हम लिखेंगे क्यों है, क्योंकि इसके सभी अवयव कैसे हैं, विषम है कि नहीं, यानी कि सभी अवयव कैसे हैं, विषम है। और आपको पता है विषम संख्याओं का अंतर करना माइनस, विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, सम होता है। करके देख लो, 1 - 3 3 - 5 1 - 5, तो क्या आएगा, सम आएगा। इसलिए ये इसके सभी अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। संबंध कौन सा है, सम करना,
ठीक है ना। संबंध क्या है हमारा, माइनस करके इनका अंतर सम करना, ये संबंध है हमारा। तो एक दूसरे संबंधित है कि नहीं, सभी सभी है। एक तीन, तीन पांच, एक पांच, कोई भी ले लो, सम होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं लिख दिया और विषम संख्या का अंतर सदैव सम होता है, क्योंकि क्या कारण लिख दिया। ठीक है, वैसा ही दूसरा पूछ रहे हैं, समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, वही पूछ रहे हैं, तो वही आपको बताना है। ये दोनों कैसी हैं, सम। तो सम संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, सम, अभी बताया जैसे जस्ट। ठीक है, तो सम संख्याओं क्या होता है अंतर, सदैव सम होता है। क्लियर, ठीक है ना, क्लियर है ना आपको। चलिए, लेकिन तीसरी बात ये कही गई है कि 1 3 5 का कोई भी अवयव, 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें सभी कैसे हैं, विषम। इसमें सभी कैसे हैं, इस वाले में कौन से, सभी सम। और मैंने अभी बताया था विषम माने सम, विषम संख्याओं का और सम संख्याओं का अंतर विषम होता है, सम नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, सम करना है। तो इनमें से कोई भी ले लो और इनमें से कोई भी ले लो, वो कह रहे हैं ना कोई भी अवयव का संबंध के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये विषम और सम का अंतर कभी भी क्या नहीं होता है, सम नहीं होता है, मतलब सदैव क्या होता है, विषम होता है, इसलिए ये संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अब लैंग्वेज समझ में आ गई ना क्या थी। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज लिखनी है आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखनी है। उसका कारण दे देना आपको, ये क्यों हो रहा है, हमने प्रमाण दे दिया। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, प्रश्न नंबर 9 में क्या है, सवाल पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने आपसे पहले बोला था अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से आप क्वेश्चन पढ़ लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू Z। सिद्ध कीजिए A बराबर, ये दिया गया है, A बराबर x बिलोंग्स टू Z 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, मतलब x का मान 0 से बड़ा है या बराबर है, 12 से छोटा है या बराबर है। तो मैं लिख दी, इसका मतलब 0 से 12 तक होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब z आपको पता है ना, क्या लिखे मैंने, z मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या है, माइनस की प्लस की और 0, लेकिन हमें सिर्फ कितनी लेनी है, 0 और 12 के बीच में। ठीक है, और 0 और 12 भी लेना है क्योंकि यह बराबर लगा हुआ है। ठीक है, तो x का मान 0 और 12 के बीच में संख्या मैंने ले लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब वो कह रहे हैं कि मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो आपको इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ये, ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको ये दिया गया है। आपको दोनों को तुल्यता संबंध क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो जोड़े बनेंगे ना, उसमें एक से संबंधित संख्या, एक जो लिखी है ना ये वाली, इससे संबंधित अवयव भी लिखनी है। चलिए ठीक है, उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध है, तो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों आपको सिद्ध करने होंगे। सिद्ध करने के लिए मैंने पूरा लिख दिया है, थोड़ा छोटा लिखा है, ठीक है ना, बस समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन ना लीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया गया है हमारा a, b, a माइनस बी 4 का गुणज है। अब सुनो, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज्यादातर क्या होते हैं, स्वतुल्य होती हैं। जो मैंने भी x माइनस वाई वाला कराया था वैसा ही सेम है, अभी कराया है क्वेश्चन नंबर 8, a माइनस बी सम है। ये भी कराया था मैंने आपको, ये भी करा रहा हूं मैं। इसके पहले आपने ये भी देखा था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, स्वतुल्य होते हैं ज्यादातर, स्पेशल कंडीशन में नहीं होते हैं। चलिए वो तो बात अलग है, लेकिन हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है a माइनस बी का मापांक, a माइनस बी का मापांक मतलब प्लस का आ जाएगा, चाहे a माइनस बी या b माइनस लो, 4 का गुणज तो हो गई। अब 4 का गुणज, ठीक है, 4 का गुणज आप जानते हैं, 4 का गुणज मतलब 4 के पहाड़े में, ठीक है, 4 से भाज्य है कोई संख्या या 4 की गुणज है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है,
भाषा अलग, चार का गुणज मतलब चार, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन 12। तो जो चार आठ 12 जो बन रहे हैं उसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि चार से विभाज्य हैं या चार से भाज्य हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें चार से भाग चला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुणज जो थोड़ा सा भाज्य में थोड़ा सा अंतर होता है, बारीक सा। चलो पहले इसको समझते हैं। स्वतुल्य के लिए ए कॉमा ए आर में होगा, फॉर फॉर ऑल, सभी के ए के लिए ए, मतलब ए का मान या कुछ भी लूं ए में से, मैं ए में से ए घटाऊंगा तो कितना आएगा 0, और 0 4 का क्या होता है, गुणज होता है, गुणज मतलब भाग जाता है, तो 4 का भाग 0 में जाता है, इसलिए ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है, सममित के लिए देखते हैं, a माइनस बी आर में लिया तो हम चेक करना है कि b माइनस ए भी आर में होगा या नहीं होगा। तो जो मैंने इस टाइप क्वेश्चन करा चुका हूं उसी तरीके से लिखना है। तो पहले मैं इसका मतलब लिखूंगा, फिर b माइनस ए में मतलब निकालूंगा। तो a माइनस बी मतलब 4 का गुणज है, a माइनस बी मतलब 4 का गुणज है, तो उसको मैं पलट के लिख सकता हूं, और मॉड लगाए तो आगे का माइनस हट जाएगा। भार माइनस ऐसा नहीं है, आपने अगर ऐसे देख लिया तो सर ने बोला ये हटा दो, नहीं ये नहीं हटाते, जो गुणन में आता है उसको हटा देते हैं। चलिए, तो a माइनस बी 4 का गुणज है, मैंने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, b माइनस ए 4 का गुणज। सिंपल सी बात मैंने इसमें ये बताई थी कि a माइनस बी करो या b माइनस 1 करो, मतलब ये है जैसे कि 1 माइनस 8 सॉरी 1 माइनस 5 करो या 5 माइनस 1 करो, दोनों का मॉड का आंसर कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा संख्या को पलटने पर। तो हमें तो सिर्फ, लेकिन हमें पलटने से मतलब है, क्योंकि a माइनस बी लेके चल रहे तो b माइनस ए सिद्ध करना है। तो a माइनस बी आर में है तो b माइनस ए भी किस में आ गया, आर में, तो r क्या हो गया, सम में। इस तरीके से a माइनस बी का मतलब a माइनस बी 4 का गुणज है, जब b माइनस ए आ गया तो b कोमा a आर में है, तो r सममित है। संक्रामक के लिए देखते हैं, हम मानेंगे a माइनस ए कोमा बी आर में है, b कोमा सी भी आर में है। अब हमें सिद्ध करना है कि a माइनस सी यानी कि a कोमा सी किस में होगा, आर में होगा। तो लिख दिया मैंने, a माइनस बी आर में है, इसका मतलब a माइनस बी 4 का गुणज है, b माइनस सी आर में है, इसका मतलब b माइनस सी भी 4 का गुणज में है। तो दो संख्याओं का अंतर 4 का गुणज आ रहा है, मतलब दोनों संख्याओं में 4 का भाग जाता है। अब ये बताओ, कोई भी आप संख्या सोचो जिसमें 4 का भाग जाता है, तो उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसमें भी तो 4 का भाग जाएगा। समझ में आ रही ना, जैसे 4 का भाग मैंने 8 में दिया तो जाता है ना 8 में, 4 का भाग 12 में दिया तो 12 में भी आता है। तो 12 और 8 को मैं जब जोड़ूंगा, 12 और 8 को मैं जब जोड़ूंगा तो 4 का भाग चला जाएगा। माइनस की नहीं सोचनी संख्या, ध्यान रखना, क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, माइनस की नहीं सोचनी है। आपने सोचा एक माइनस की सोच ली सर ने, एक प्लस की सोच ली, नहीं, क्योंकि माइनस 8 कर सकते हो या माइनस 4 कर सकते हो, देखो आएगा तो वो भी, पर आपको प्लस की देखनी है क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना। तो हम इनको जोड़ दिया हमने, तो जोड़ेंगे तो वो भी 4 का गुणज होगा। हल किया तो माइनस बी से प्लस बी कट गया, तो क्या है, a माइनस सी 4 का गुणज है। तो a माइनस सी 4 का गुणज है, मतलब इसका मॉड भी 4 का क्या होगा, गुणज होगा। तो a कोमा सी आर में है, तो आर भी क्या हो गया, संक्रामक है। तो मैंने लिख दिया, इस प्रकार संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, कि मैं लिख के इसे रखता हूं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं लिखता हूं तो राइटिंग भी कभी कभी खराब हो जाती है जल्द बड़बड़ी में, और फिर दिक्कत आती है लिखने में, तो मैं आपको पहले से लिख के देता हूं जिससे कि आपकी वीडियो भी ज्यादा बड़ी ना हो, आप बोर भी ना हो। ठीक है, तो आप समझ सके अच्छे से, सिस्टमेटिकली लिखे जाता है इसमें। ठीक है, तो आर संक्रामक है, इस प्रकार आर क्या होगा, एक तुल्यता संबंध है। तो लैंग्वेज वही चल रही है सेम टू सेम, इसलिए मैं लैंग्वेज में क्यों चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक ही तरीके की आप सीखो। कई सारे सवाल हो चुके हैं, एक ही जैसा लिख रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाए। संख्या ज्यादा आए तो एबीसी में सवालों को कीजिए, क्योंकि आपको एबीसी अक्षरों के रूप में सवाल करोगे तभी आप इनका मतलब समझ पाओगे। ठीक है, अब लास्ट में मैंने बताया था एक से संबंधित अवयव। एक से संबंधित अवयव मतलब एक जो संख्या एक है ना, उसका संबंध किससे है, जो इसको क्या करे, वेरीफाई करे, सिद्ध करे, प्रूफ करे। तो 4 का गुणा लेना है तो कौन से होंगे, 1 5 9 ही तो होंगे। देखो क्यों, एक में से 5 घटा तो कितना आता है, 4 आता है, जिसमें 4 का भाग जाता है। एक में से कितने घटाएंगे, 9, तो कितना भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा। एक में से 11 9,
तो उसमें तो डी नहीं गई है, 13 होता तो हम 13 भी ले लेते। ठीक है, तो 1, 5 और 9, एक में से घटाएंगे तो 0 आएगा, 4 का गुणज है। एक में से 5 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, 4 का गुणज है। एक में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 4 का गुणज है। उनको पढ़ के भी लिख सकती है ना, 5 को -1 भी लिख सकते हो, 9 -1 भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? चलिए, तो 1 से संबंधित अब लिख दिए हमने 1, 5, 9। अगर 1 है ना तो पहले 4 किसमें गुणज देखो, 4, 8, 12, ये 3 संख्या है ना, 3 संख्या है ना, 4, 8, 12। लेकिन हमें घटाना है, माइनस करना है, वो भी कितना माइनस करना है, 1। तो एक संख्या क्या हो गई, शिफ्ट हो गई आगे की तरफ, आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। 5, 9 और 13, 13 है नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, 5 और 9, और 1 भी लेंगे क्योंकि 1 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया। सेकंड देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस इसको आप तुम लिख लो। ठीक है, फटाफट छापो, आप छाप दिया करो, नो टेंशन। क्या है, a बराबर b, a बराबर b है, मतलब बराबर है तो आपको समझ लो स्वतुल्य होगा ही होगा, जिसमें 1, 1 भी होगा, 2, 2 भी होगा, 3, 3 भी होगा, 4, 4 भी होगा, 5, 5 भी होगा, तो स्वतुल्य हो गया। अब a बराबर b है तो उसको मैं b बराबर a लिख लिया, तो a, b r में है तो b, a भी r में होगा। समझ में आ रही है? संक्रामक देख लेती है, इसको मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं है। a, b r में है, b, c r में, मतलब a बराबर b है, b बराबर c है, तो a बराबर c तो होगा ही, तो a c b किसमें हो गया, r में, तो r क्या होगा, संक्रामक हो गया। अब हमें एक संबंधित संख्या लेनी है, वो भी कैसे लेनी, बराबर, तो 1 के बराबर में कोई संख्या ही संबंधित 1 ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो जल्दी से आप छाप लीजिए, छाप दो जल्दी से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक बात सुन लो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु सतुल्य ना हो और संक्रामक ना हो। अब इसमें क्या लिखनी है, उदाहरण लिखनी है। ठीक है, उदाहरण मतलब आपको ये समुच्चय लिखना है इस प्रकार से, एक संबंध लिखना है, दो चीज लिखनी है। वो कैसे लिखनी है, जो वो कह रहे हैं वैसे, वो सममित होना चाहिए परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। तो ऐसे उदाहरण देखो, अब ये इसमें 5 हैं, तो पांचों टाइप के मैं आपको सवाल करा चुका हूं। कई सवाल ऐसे हुए होंगे जो सम्मित होंगे, ना स्वतंत्र होंगे और ना ही संक्रामक होंगे। ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आप मान सकते हो सममित है, सममित मतलब ए भी और बी होना चाहिए, तो 1, 1 नहीं होना चाहिए, और 1, 5 या 1, 2, 2, 3 या 1, 3 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 1, 2, 3 लिया, समझना, ए बराबर, समझना इसको, ए बराबर 1, 2, 3 लिया मैंने, तो हमें 1, 1 नहीं चाहिए। ठीक है, सममित लेना है, तो सममित लेना है तो 1, 2 होना चाहिए, 2, 1 होना चाहिए। जी मैंने आर बराबर मान लिया, ऐसे लिखने हैं आपको, ए बराबर ऐसे लिखना है, आर बराबर ऐसे लिखना है। तो 1, 2 है, 2, 1 है तो सममित होगा, 1, 1 नहीं है तो स्वतुल्य नहीं होगा, 1, 2 है, 2, 1 है लेकिन 1, 1 नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से उदाहरण हो गया, तो आप ऐसा उदाहरण कर लेना, है ना। तो ये आप खुद स्वयं से करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लीजिए फटाफट। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन आपके थोड़े से लैंग्वेज में बड़े हैं, तो इसलिए आप अच्छे से उनको रीड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, तो जिससे कि हम उसका आंसर अच्छे से दे सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो थोड़ा सा ए बराबर जो भी किया था अपन ने अभी उस जैसा ही लगभग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए किसी समतल में बिंदुओं के समुच्चय में। ठीक है, तो आपको जो समुच्चय दिया गया है वो कोई समतल है, उसमें कई सारे बिंदु हैं। ठीक है, समतल क्या होता है, सपाट। ठीक है, ये सपाट, जैसे बोर्ड मेरा क्या है, समतल है। देखो एक बात और है, समतल को आप ये समझते हो कि समतल सर ऐसा होता है या ऐसा होता है, ये स्पेशल टाइप का शेप है। समतल का अर्थ ये होता है सपाट सतह, सीधी बिल्कुल सपाट सतह। ठीक है, वो जरूरी नहीं है किसी भी शेप में हो, किसी आकार में हो, अगर वो ऐसी भी है तो कोई बात नहीं है, बस सपाट होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। आकृति से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो समतल में सपाट जगह जहां कोई बिंदु उभरे हुए ना हो कोई। ठीक है, तो सपाट, जैसे बोर्ड है, दीवार है आपका,
ठीक है, तो इस टाइप से क्या होते हैं, केबल है, ये सपाट यानी समतल होती है। तो समतल में कई सारे बिंदु हैं, वो समुच्चय हैं ए बना हुआ, ठीक है। तो इसमें खास तौर पर इस वक्त का कुछ काम नहीं है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं कैसे नहीं है। देखो, हमें बिंदुओं से मतलब है कि समतल में बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, बस बिंदुओं से मतलब है। मैं आर बराबर पी कोमा क्यू, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ के बताता हूं। आर बराबर पी कोमा क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। मतलब कोई दो बिंदु हैं जिनकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। तो अब थोड़ा सा हम यहां समझेंगे। जैसे ये है, बना लिया मैंने, मैं छोटा सा ही बना रहा हूं। कहीं बिंदु मैंने पी मान लिया, ठीक है। अब समझना इसको अच्छे से। अगर आपने 11वीं में द्विमीय ज्यामिति पढ़ी है, वृत्त पढ़ा है, वृत्त संबंधित है और दूरी संबंधित है, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपने देखा होगा, ये आपकी एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है ना। तो अब मैंने कहीं बिंदु मान लिया पी, समझना, वो ये कह रहे हैं बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, मतलब ये मूल बिंदु हो गया, इसकी कोई दूरी होगी, कोई भी दूरी मान लो इसकी, है ना। तथा बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, मतलब एक पी बिंदु है, एक कोई अन्य बिंदु है क्यू, उसकी भी मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। अब ये बताइए, क्या मैं बिंदु कितनी दूरी पर लूंगा, मतलब ये मान चलो ये छोटी सी, ये खूंटा टाइप का है, ये कुछ है फिक्स, यहां से रस्सी बांध दी मैंने। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो कुछ ऐसा क्या टाइप का क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। समझ में आ रही ना। अगर मैं इसको ऐसे करके घुमा दूं तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब मुझे ये बताइए आप, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा गलत बन गया है, बस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे मैंने ये घुमाया, तो ये सब ये दूरियां कैसी होंगी, त्रिज्याएं होंगी, ये दूरी ये दूरी ये दूरी सब कैसी होंगी, त्रिज्याएं। तो हमें एक बिंदु क्यों इस प्रकार लेना है कि उसकी भी मूल बिंदु से दूरी क्या हो, समान हो। अगर मैंने मान लिया ये ओ बिंदु है, यहां से दूरी मान लो x है, कोई दूरी है x, y या a है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो a दूरी पर ही मुझे एक बिंदु क्यों लेना है जिसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान। अगर मैंने इस जो दिख रहा है आपको वृत्त, इसके अलावा मैंने बाहर दिया बिंदु या इसके अंदर कहीं ले लिया, कहीं भी ले लो, यहां ले लो या यहां लो या यहां लो, कहीं भी लो, उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, क्या ए के समान रहेगी। ए क्या है, हमारी मूल बिंदु से पी की दूरी, ए के समान रहेगी क्या, नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या समान वही होती हैं वृत्त की परिधियों पर, ठीक है। तो हमें बिंदु क्यू कहां लेना पड़ेगा, इस वृत्त के ऊपर ही लेना पड़ेगा। चलो देख, कहीं भी ले लेते बिंदु क्यू, ठीक है। इसकी दूरी भी क्या हुई, ये ए हो गई। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आपको इस सवाल में बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको मतलब मान लो आपका सवाल हो चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, पुनः सिद्ध कीजिए। वो हम देखते हैं, पहले तुल्यता देख लेते हैं। तो देखो दूरियां समान है, दूरी मतलब देखो ये मान लो OPA है, OQB क्या है, A दूरी पर है, तो हमें तुल्यता करना है, तीनों करने हैं। सीधी सीधी बात जो है, पहला है आपका P, P R में होगा, क्योंकि बिंदु मूल P की मूल बिंदु से दूरी और P की मूल बिंदु से दूरी, अरे वो बिंदु तो एक ही है, तो खुद से संबंधित होंगे नहीं होंगे, उन दोनों बिंदुओं की दो कह रहे हैं वो एक ही है, तो उसकी मूल बिंदु से दूरी कैसी होगी, समान, इसलिए क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। सममित, जैसा बराबर किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको। यहाँ चलो थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लिखाऊं ना मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी किसकी, बिंदु P की, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। इसी लैंग्वेज बड़ी है। क्या लिखेंगे, P, Q लेके चल रहे, Q, P आपको सिद्ध करना है। तो P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। तो Q से पहले लिख दिया है मैंने और P वाला क्या लिख दिया है बाद में। तो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी है ना, पलट के लिख दिया क्योंकि दोनों समान है। तो Q, P भी क्या हो जाएगा, R में हो जाएगा। तो R क्या हो गया, सममित। संक्रामक देखते हैं, संक्रामक में कोई कितने बिंदु लेने आपको, 3, ठीक है। P, Q R में से
आर में है, मतलब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। लिख दिया मैंने, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तथा तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी। P Q R आता है तो R यहां पर, S मैंने R नहीं लिखा है। बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी, कुल मिला के क्या मतलब निकला कि मूल बिंदु की P से दूरी, मूल बिंदु की Q से दूरी समान है। O से Q तक की दूरी, O में मूल बिंदु, O मतलब मूल बिंदु, इसकी कोई बिंदु ले लो S, कहीं भी हो सकता है, वो यहां यहां कहीं भी हो सकता है, मैंने यहां ले लिया। OS की दूरी क्या है, समान है, तो OP भी OS भी क्या होंगी, समान होंगी, क्योंकि OP मैंने मान ली क्या एक दूरी A है, तो OQ भी A होगी, OQ A है तो OS भी क्या होगी, A होगी, तो OP OS क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी। मैं लिख दिया है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी समान है। क्लियर? तो P, S किस में होगा, R में, तो R क्या होगा, संक्रामक है। इतना हमारा हो गया। इस प्रकार संबंध R एक तुल्यता संबंध है, इतना सब सिद्ध करना था। ये एक पहला पार्ट हो गया छोटा सा। अब उसमें और कुछ भी सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए मैंने आपको पूरा समझाया जिससे कि आपको ये समझ सके। अब समझना इसको क्या कह रहे हैं, पुनः सिद्ध कीजिए कि P बराबर नहीं है, पुनः सिद्ध कीजिए, आपको P बराबर नहीं है 0,0, मतलब जो बिंदु P है वो मूल बिंदु नहीं है, जो बिंदु P है ना वो मूल बिंदु नहीं है, मतलब P मूल बिंदु के अलावा कहीं भी ले लो, बस मूल बिंदु नहीं लेना है। तो हमने कहीं भी ले लिया है, ठीक है। उससे क्या सिद्ध करना, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, P मूल बिंदु नहीं ले रहे हैं, से संबंधित बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले, पहली बात तो समझते पूरी बात, बिंदु P से संबंधित बिंदु कौन से होंगे, आप पहले ये बताइए। पहली बात तो बिंदु P और उससे संबंधित, संबंधित का अर्थ यहां पे क्या होता है, संबंध आपको बताना है। बिंदु P से संबंधित जो बिंदु होंगे कौन से होंगे, वो कौन से होंगे, बिंदु P का क्या है, मूल बिंदु से दूरी, तो इससे संबंध क्या होंगे, उन जितने भी बिंदु दिए गए हैं उनकी मूल बिंदु से दूरी, उनकी मूल बिंदु से दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी P के क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है ना। P से संबंधित का मतलब यह है कि मैंने कोई बिंदु लिया P, ठीक है, O से A दूरी पर लिया मैंने कोई बिंदु P। अब इससे संबंधित कौन सा होगा, दूसरा संबंध क्या होगा, जो समान होगा दूरी में। अब तुम A बिंदु पर दूरी लोगे तो कुल मिला के क्या बनेगा हमारा, ये सब डॉट 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 कई सारे बिंदु लेते जाएंगे, तो इससे मिलकर क्या बन गया, एक वृत्त बन गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको ये दूरी लेकर कहीं भी बिंदु लेती हूं, ऐसे करें सभी बिंदु, ठीक है, उन्होंने बोला है सभी बिंदुओं, ठीक है, तो सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले, P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो सीधी सीधी सी बात है, जब इसकी दूरी मूल बिंदु से ले रहे हैं तो यहां से जैसे मैं कितनी ऐसे घुमा मान लो उसको दूरी को, तो पहली बात तो एक वृत्त बनेगा और इस वृत्त का जो मूल बिंदु होगा वो कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। कक्षा 11वीं में आपने वृत्त अच्छे से पढ़ा होगा और जिसका समीकरण क्या होगा आपको भी पता है। अगर मैंने ये इसका जो बिंदु P है वो क्या मान लिया, x, y मान लिया, तो बिंदु B का बिंदु पद का समीकरण क्या होता है, एक वृत्त होता है, उस वृत्त का समीकरण क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है, आपको पता है, ठीक है, मैंने और रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। क्या क्लास 11वीं का आप गणित में देख सकते हैं। चलिए तो ये हो गया। अब इसको कैसे देखेंगे, देखो अब बिंदु P बराबर नहीं है 0, 0, देखो P मूल बिंदु क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर आपने P मूल बिंदु ले लिया तो वृत्त नहीं बनेगा, क्या निरूपित होगा, एक बिंदु। अगर P बराबर तो आप मूल बिंदु ले लो तो P कहां आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, तो सभी बिंदु यहीं आ जाएंगे और सभी बिंदु यहीं आ जाएंगे, तो वो क्या होगा, वृत्त नहीं होगा, क्या होगा, वो क्या होगा, एक बिंदु होगा, ठीक है। चलिए समझ लेते इसको। अब बिंदु P बराबर से संबंधित सभी बिंदुओं
के समुच्चय में P से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय में वे बिंदु आते हैं, कौन से बिंदु आते हैं, जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं जितना बिंदु P मूल बिंदु से दूर है। ठीक है, तो P से संबंधित जो बिंदु हैं उनका समुच्चय क्या होगा, उनका समुच्चय वही होगा, तो उसमें वही बिंदु जो आएंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरी, जिनकी मूल बिंदु से दूरी वही होगी जो कितनी है, मूल बिंदु से P है, क्योंकि हमें P से संबंधित लेना है, तो जो P की दूरी होगी वही उन सभी बिंदुओं की दूरी होगी, और उन सभी बिंदुओं से मिलकर क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा जिसका केंद्र क्या है O। तो लिख दिया आता है से संबंधित P समय सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। भाषा आपको लग रही है बड़ी, भाषा सिर्फ मैंने इतनी लिखी है, बाकी सब मैंने बुक में से लिखा है। ठीक है, तो नॉर्मल भाषा, इसलिए मैं भाषा जहां तक होती है उतनी ही सिंपल बनवा देता हूं मैं। उसका कारण यह है कि आपको भाषा याद नहीं करनी पड़े, आप समझ के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हो चुका है।